Namaskar friends, myself Jinesh Mistry. I have done my CS, LLB and MCom. For any queries with respect to your commerce, you can always contact me at 7878502119 or you can also follow me on my Insta ID. Now, we will be discussing about the subjects of your commerce. So first of all, tell me what are the different subjects of your Gujarat Board Commerce, right? So can anyone answer? Yes? Okay, so it is and BA. Awesome. So it is account, stats, eco and BA. Fine. Now can you tell me what is meant by BA? What is meant by BA? Excellent. BA means business administration. So you mean that as per your current scenario, you are going to study 4 subjects, that is account, stats, economics and BA, that is business administration. Of course, you are absolutely wrong. It is not BA, right? It is not at all BA now. Then sir, what is it? If BA is wrong, then what is right? What is right now? Of course, yes, understand one thing, BA आपके कोर्स में था, आपके सब्जेक्ट में BA था, that is business administration. You are completely right. But अगर यही बात आपने 3 साल 4 साल पहले बोली होती तो आप सही थे. अभी आपका सब्जेक्ट BA नहीं है तो क्या है? That is OCM. That is OCM. Now OCM का मतलब क्या होता है? OCM का मतलब क्या होता है? Now OCM stands for 3 words. कितने वर्ड्स है? 3 वर्ड्स. यहां पर स्क्रीन के ऊपर 3 लेटर्स है, बट अगर यही 3 लेटर्स को मैं एक्सपांड करूं तो वो 3 वर्ड्स हो जाते हैं, और यही 3 वर्ड्स को मैं अगर एक्सपांड करूं तो वो आपका पूरा सिलेबस हो जाता है बिजनेस स्टडीज का, जिसको आप सीबीएसई में जानते हो एज अ बिजनेस स्टडीज. गुजरात बोर्ड में इसको ओसीएम बोला जाता है. दोनों के कंटेंट्स सेम ही है, टॉपिक्स सेम ही है. अगर आप गुजरात बोर्ड पढ़ते हो तो भी चैप्टर्स वही है, अगर आप सीबीएसई पढ़ते हो तो भी चैप्टर्स वही है. हाँ, एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कंटेंट सब सेम ही है. बट सर व्हाट इज मेंट बाय ओसीएम? आपने बोला ये 3 लेटर्स का मतलब समझाओ अभी. व्हाट इज मेंट बाय ओसीएम? सो इन दिस सिनेरियो लेट मी टेल यू, आई विल गिव यू गारंटी कि अगर आप ये 3 वर्ड्स को समझ लेते हो तो आपको आपके 11th कॉमर्स के 11 चैप्टर से 11 के 11 चैप्टर्स की बेसिक समझ आ जाएगी. अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो कीजिए और आखिरी तक वीडियो को मेरे देखिए, आपको समझ में एंड तक आ जाएगा. नाउ 3 वर्ड्स है. सबसे पहला वर्ड क्या है? ओ. सबसे पहला लेटर क्या है? ओ. दूसरा लेटर क्या है? सी. और तीसरा लेटर क्या है? एम. In that O stands for organization, C stands for commerce and M stands for management. So your subject is organizations of commerce and management. Your subject is organizations of commerce and management. मतलब कि हमारे पास 3 वर्ड्स है, organizations of commerce and management. अगर आप ये 3 वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हो आज के लेक्चर में तो डेफिनेटली आपको आपके 11th कॉमर्स का ओसी का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. फर्स्ट वर्ड समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस. अभी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है? मुझे मेरा बिजनेस करना है, राइट? अगर मुझे मेरा बिजनेस करना है तो मैं कोई ना कोई फॉर्म में मेरा बिजनेस आगे ले जाऊंगा, किसी ना किसी फॉर्म में मेरा बिजनेस को ऑपरेट करूंगा. बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है. मैं जिस किसी भी फॉर्म में अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करता हूं, अपने बिजनेस के गोल को अचीव करने का ट्राई करता हूं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस. सो ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? हाउ बिजनेस आर स्ट्रक्चर्ड and how this structure helps them meet their goals.
किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, और वो स्ट्रक्चर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके जो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। राइट, दैट इज कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन। सो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जी वाले की। अगर कोई सब्जी वाला है, राइट, तो सब्जी वाला सब्जी की लारी खरीदने के लिए पैसे वही लाएगा, खुद जाके सब्जी खरीदेगा, वो सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे वही खुद लाएगा, वही सब्जी लेकर आएगा, वही लारी के ऊपर सब्जी बेचने के लिए बैठेगा, सब्जी बेचने के लिए बैठेगा, प्राइसेस भी वही डिसाइड करेगा, नेगोशिएशन करने के बाद भी प्राइस का डिसीजन वही लेगा। अगर प्रोडक्ट सेल होती है, प्रॉफिट होता है, वो खुद अकेला ले जाएगा, और अगर लॉस होता है तो वो खुद अकेला बेयर करेगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ सब्जी वाला। यहां पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्जी बेच के मुझे प्रॉफिट कमाना। हिज ऑब्जेक्टिव इज सेलिंग वेजिटेबल, एंड थ्रू दैट ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, ही वांट्स टू डू बिजनेस, राइट। एंड हियर ही इज डूइंग एवरीथिंग सोलली। ये जो उसकी लारी है, उसका ओनर भी वही है, उसको मैनेज भी वही करता है, और उसको कंट्रोल भी वही करता है। ही इज द सोल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, हु इज गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ हिज own business, and he is not going to share it with anyone. Neither liability will be shared. That is known as sole proprietorship. But जैसे ही उसका बिजनेस बढ़ता जाता है, खुद के अकेले के हिसाब से, खुद के अकेले के बल पे वो खुद की लारी नहीं चला पाता, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नाउ वो अकेला खुद के बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। ही इज नॉट एबल टू डू हिज बिजनेस। सो वो क्या करता है, उसके ही पास में एक फल वाला होता है। फल वाला तो उसको भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को मिलकर बोलते हैं कि यार मेरा भी बिजनेस बहुत जोरदार चल रहा है, बट नाउ मेरे अकेले से ये नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, चल दोनों साथ होकर कोई अच्छी जगह पे दुकान चलाते हैं, दुकान लगाते हैं, दोनों एफर्ट्स करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों की एबिलिटीज, दोनों की एफर्ट शेयर होगी, दोनों की कैपिटल, दोनों के पैसे शेयर होंगे, तो हम आगे जाके कुछ बड़ा कर सकते हैं। और दोनों के जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लाकर बेचते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से बेच पाएंगे। एक प्रॉपर फिक्स एस्टैब्लिश करके दोनों अग्रीमेंट करते हैं कि ओके फाइन, चल हम दोनों ये बिजनेस साथ में मिलकर करेंगे। दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन कितने पैसे देगा, कौन क्या क्या काम करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसकी ऑथोरिटी क्या क्या होगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो दोनों किस हिसाब से शेयर करेंगे, कोई खर्चा होता है तो किस हिसाब से शेयर करेंगे, और अगर लॉस होता है तो दोनों किस हिसाब से शेयर करेंगे। दिस इज नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटर्स के बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उसकी वजह से एक नया फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले वो दोनों बंदे अकेले बिजनेस करते थे, दैट वाज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। अभी दोनों एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, दैट बिकम पार्टनरशिप। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, दोनों हिंदू है, पीढ़ी पर पीढ़ी चलती जाती है, इनके बच्चे भी इसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते रहते हैं। इट बिकम द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। मान लो कि, चलो ये एग्जांपल को साइड में रखते हैं, हमने बहुत सारी बार सुना है कि यार हाँ, तेरे खानदान की तो पीढ़ियां चलती है, हमारे यहाँ पीढ़ियां नहीं चलती, हमको तो खुद से कमा के खुद खाना पड़ता है, राइट। तो ये पीढ़ी, ये क्या होता है? पीढ़ी मतलब के फर्म। यहां पर खानदानी पीढ़ी मतलब के फैमिली फर्म, और किस रिलीजन के इंसान की? हिंदू की। दैट इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर कोई भी बिजनेस फैमिली मिलकर करती है तो उसको HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और यहां का जो मोस्ट एल्डेस्ट पर्सन होता है, वो पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? कर्ता। Eldest most person who is doing a business is known as karta. This is also one of the form of doing business. So apart from this three, जैसे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म लिमिटेड होता गया, पार्टनरशिप फर्म का फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया। पार्टनरशिप फर्म के भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। फॉर एग्जांपल लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स एक लिमिट से ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकते। दूसरा एक लिमिटेशन था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मान लो कि पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में फर्म की सबसे पहले असेट सारी की सारी सेल हो जाएगी, सारी की सारी असेट सेल हो जाएगी। उसके बाद में भी अगर मान लो कि पेमेंट करना बचता है
तो हर एक पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस थे, ये लिमिटेशंस तो थे ही, उसी के साथ नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, एडवांसमेंट होता गया, बिजनेस एक्सपेंड होता गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ती गई, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, वैरायटीज बढ़ती गई, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, बहुत सारे चेंजेस इकोनॉमी में आए। इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म का फॉर्म भी लिमिटेड हो गया और एक नया फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया। उस फॉर्म को क्या बोला गया? कंपनी। वी ऑल नो दिस, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, बहुत सारी अलग टाइप की कंपनियां होती है। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। दिस इज वन मोर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके फॉर्म में भी हम बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी एक बात, आप जिस किसी भी सोसाइटी में रहते हो उसका नाम शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, नॉट एक्चुअली बिजनेस बट वेलफेयर। This is also one of the type of organization. आपने कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना होगा, that is also a cooperative society, but उसका ऑब्जेक्टिव बैंकिंग है, that's what is banking cooperative society. आपने मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सुना होगा। तो there are different types of cooperative societies, housing society, banking cooperative society. So this is also one of the type of ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर काम एक दूसरे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए होता है। सो दिस टू आर आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी बिजनेस ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, हर एक चीज गवर्नमेंट के पास होती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। अगर किसी बिजनेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के पास होती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलजुल कर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑल्सो। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है रेलवे। रेलवे में ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। प्राइवेट सेक्टर का बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कैपिटल उनकी, या तो फिर मेरे तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर थी, मेहनत भी वही करते हैं, उसको कंट्रोल भी वही करता है, प्राइवेट सेक्टर। और पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तीन एग्जांपल लेता हूं, याद रख लेना। सबसे पहला है सिविल कैंसर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पीपीपी। दूसरा एक एग्जांपल है अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे और तीसरा एग्जांपल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पीपी। दिस थ्री आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम इंप्लीमेंट करके, जिसको बना के हम बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद जॉइंट वेंचर, दो बिजनेस फॉर्म, दो कंपनियां मिलकर अगर कोई बिजनेस करती है उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। उसके बाद एक और फॉर्म है ग्लोबल एंटरप्राइज। कोई भी कंपनी खुद के बिजनेस को एक कंट्री से बढ़ाकर दूसरी कंट्रीज में ले जाती है, मतलब कि एक से ज्यादा कंट्री में करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइज। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके हमारे पास, राइट। बेस्ट एग्जांपल इज आईफोन, दूसरा एग्जांपल जूम, तीसरा एग्जांपल फेसबुक, चौथा एग्जांपल व्हाट्सएप। ये सारी कंपनियां तो है बट इंडियन नहीं है। स्टिल वी आर यूजिंग दोस प्रोडक्ट्स, मे इट बी वर्चुअल प्रोडक्ट्स, मे इट बी फिजिकल प्रोडक्ट्स। That is called global enterprise. After this global enterprise, there is one more type of organization, that is public utility. हमारे गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब के रोड फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, all these are considered as the public utility. This is also one of the form of organization. देखिए, हर बार जरूरी नहीं कि बिजनेस करने के लिए ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बिजनेस के लिए भी बनती है या तो फिर वेलफेयर के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, पार्टनरशिप फर्म की बात करो, या तो फिर एचयूएफ की बात करो, कंपनी की बात करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करो, या तो फिर आप बात करो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल एंटरप्राइज, जॉइंट वेंचर, या तो फिर आप बात करो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की। दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिसको आप एस्टैब्लिश करके बिजनेस कर सकते हो। आपका बिजनेस इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप जिस किसी भी चीज की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, ये सर्विसेज, ये वेलफेयर सर्विसेज इस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, राइट। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर 11th। हर एक का मतलब क्या होता है, हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है हर एक फॉर्म्स के,
हर एक के बीच में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है, टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर मुझे ये किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना है, इंकॉर्पोरेट करना है, तो मुझे कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने रहेंगे, कौन सी अथॉरिटी में, कौन सी रजिस्ट्री में जाके मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज आप फर्स्ट वर्ड के हिसाब से पढ़ोगे। एंड दैट फर्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशंस। And these all are the different types of organizations which you are going to study in your 11th. The second word क्या है? Second word is commerce. Now commerce includes two words. Commerce means trade and auxiliary services. Commerce means trade as well as its auxiliary services. ट्रेड का मतलब सबको पता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अगर मैं कोई भी शॉप पे जाता हूं, वहां पे मोबाइल खरीदता हूं, मोबाइल खरीदने के लिए मैं पैसे देता हूं और उसके अगेंस्ट में मैं मोबाइल परचेज करता हूं, दैट इज द ट्रेड ऑफ गुड्स। अगर मान लो कि मैं बैंक में जाता हूं, बैंक में जाके उनकी सर्विसेज को कंज्यूम करता हूं, बैंक वाले मेरे से पैसे चार्ज करते हैं, राइट? सो आई एम अ कंज्यूमर ऑफ बैंक एंड वी आर ट्रेडिंग द सर्विस, बट दैट इज ऑक्सिलरी सर्विस, राइट? सो दो चीजें होती है, एक होता है ट्रेड और दूसरी होती है सर्विसेज, और दोनों को मिला के बनता है commerce. Trade and auxiliary services, that means commerce. So commerce includes both the things, trade as well as auxiliary services. So trade means exchange of goods and services against money. पैसे के बदले में हम या तो गुड्स या तो सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड। दूसरी बात सर्विसेज, अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे सेकेंडरी सर्विसेज, सब्सिडरी सर्विसेज चाहिए। All those services are considered as the auxiliary services. सबसे पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड दो तरीके के होते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन है ये। सबसे पहला ट्रेड होता है इंटरनल ट्रेड, मतलब कि एक ही कंट्री की टेरिटरीज के अंदर अंदर जो ट्रेड होता है। एग्जांपल गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पंजाब, पंजाब से गोवा, अगर किसी भी चीज का ट्रेडिंग होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज द इंटरनल ट्रेड। एंड दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेडिंग होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है trading activities done within the nation, and this is divided into two parts, basically two parts, wholesale trade and retail trade. And international trade is basically divided into three parts, but यहाँ पे हम सिर्फ दो पार्ट्स ही पढ़ेंगे। एक है इंपोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट, और इसी के साथ तीसरा है री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको पता है, ये सब बेसिक चीज है, राइट? आफ्टर दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। नाउ अगर मुझे बिजनेस करना है तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती है जो मुझे अडॉप्ट करनी पड़ती है, और ये सर्विसेज के अलावा मेरा बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी सर्विसेज होती है? सबसे पहली होती है इंश्योरेंस सर्विसेज। अगर आज आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो ये सर्विस कंपलसरी है। इंश्योरेंस के अलावा किसी भी चीज को इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। सो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? What are different types of insurances? इंश्योरेंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या है, राइट? सो दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज पोस्टल सर्विसेज। इंडिया में पोस्ट डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ था, कितनी पोस्ट ऑफिस है, और वो पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी और कितनी कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के वेयर हाउसेज होते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग की शुरुआत किस तरीके से हुई, बैंक की डेफिनेशन क्या है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या है, बैंक क्या क्या काम करता है, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज। आप एक भी सर्विसेज निकाल दो, आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगेन टेलिंग, आप इनमें से एक भी सर्विसेज निकाल दो, आपका बिजनेस पॉसिबल नहीं होगा। अगर मुझे बिजनेस करना है तो ये सारी की सारी सर्विसेज मुझे चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द ऑक्सिलरी, सब्सिडियरी और सेकेंडरी सर्विसेज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ट्रेड अगर मुझे करना है तो कंपलसरी इंश्योरेंस चाहिए, और कंपलसरी मेरा मोड ऑफ पेमेंट बैंकिंग ही होगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेड हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, राइट? सो दिस आर दी ऑक्सिलरी सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट में। ये जो 6 कंटेंट्स दिखा रहे हैं, ये 6 कंटेंट्स आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, राइट? उसके बाद आता है जादू।
कि जादू क्या है? देखो, हम लोगों ने ये जो बेसिक डिस्कशन किया, राइट, इसको अगर हम कंक्लूड करें, सिर्फ एक ही पेज के ऊपर रखने का ट्राई करें, तो क्या निकल के आता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की बिजनेस की। हर एक टॉपिक में मैंने बिजनेस 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 कुछ ना कुछ बोलता गया, राइट। बिजनेस की बात की मैंने, इंटरनल ट्रेड की बात की, सर्विसेज की बात की। तो ये जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। जितना भी मैंने डिस्कस किया उसमें से जो बेसिक चीज है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 और दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर। हम लोगों ने दूसरी बात की इंश्योरेंस की बात की, हम लोगों ने बात की पोस्टल सर्विसेज की, हम लोगों ने बात की ट्रांसपोर्टेशन की, हम लोगों ने बात की वेयर हाउसिंग की। दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। ये चारों के चारों टॉपिक्स, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। ये चारों के चारों टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए हुए। तीसरी हम लोगों ने बात की बैंकिंग की। वी ऑल्सो टॉक अबाउट बैंकिंग, दैट इज योर एंटायर चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने बात की कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग की। बेसिक मैंने समझाया कि कम्युनिकेशन का आपके एक टॉपिक है, तो इसमें 3 टॉपिक्स है, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। दैट इज योर एंटायर चैप्टर नंबर 4। उसके बाद हम लोगों ने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके बाद हम लोगों ने बात की पार्टनरशिप की, हम लोगों ने बात की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। दिस टॉपिक्स आर कंसीडर्ड और इंक्लूडेड इन योर चैप्टर नंबर 5। उसके बाद हम लोगों ने बात की कंपनी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, right? That is your entire chapter number 6. After that we also talk about public sector, private sector, global enterprise, public private partnership, joint venture, etc. That is your entire chapter number 7. So यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी कुछ दिख रहा है, ये सातों के सातों चैप्टर्स में मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट में उठा लूं, कुछ भी पैसों के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना है, आई विल रिक्वायर मनी। There is no free will. I need money, I need capital, right? So अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे। बिजनेस शुरू कर दिया, अभी मुझे फिक्स असेट्स लानी पड़ेगी, फर्नीचर, फिक्सर, प्लांट, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा मुझे लाना पड़ेगा। ये सब कुछ लाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल। आई विल रिक्वायर मनी। चलो ठीक है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स आ गया, अभी उसको यूज करके मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करने के लिए, रूटीन खर्चे करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? पैसे। और एम्प्लॉइज काम करते हैं तो उसको पे करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? आई विल रिक्वायर मनी। सो फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट के साथ साथ मुझे मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भी क्या चाहिए? मनी। ठीक है, चलो अगर अभी मेरी 5 ब्रांचेस है, मेरा बिजनेस बहुत ही बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 की वजह से मेरा सैनिटाइजर का और मास्क का बिजनेस जो था, मैन्युफैक्चरिंग था, वो बढ़ गया। अभी मुझे एक की जगह 10 मशीनरी लाने की जरूरत पड़ रही है। 10 मशीनरीज को लाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर कैपिटल। Also requires capital। मतलब कि मुझे मेरे बिजनेस का एक्सपांशन करना है तो भी मुझे कैपिटल चाहिए। मान लो कि मैं पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूं और अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। दैट मींस आई आल्सो रिक्वायर मनी टू अपग्रेड माय बिजनेस। एंड अगर कंपनी में कोई एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है तो एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी मनी की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ेगी। और जब बिजनेस बंद करने की जरूरत होती है, कोई कंपनी को बंद करने की जरूरत होती है, तो कंपनी को बंद करने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। सर क्या फालतू की बात कर रहे हो? कंपनी को बंद कर पैसे नहीं होते तो कभी तभी तो कंपनी बंद होती है। मार्क द वर्ड कंपनी। पैसे नहीं होते तभी तो कंपनी बंद होती है। बट अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो आपको एनसीएलटी में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। आपको सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको कोई अच्छे से लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे एनसीएलटी में। एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करोगे, मुफ्त में कुछ नहीं होता, पिटीशन फाइल करने के लिए भी पैसे लगेंगे। उसके बाद एनसीएलटी क्या बोलेगी? चल ठीक है, तुझे कंपनी वाइंड अप कर देनी है, लिक्विडेट कर देनी है, तो मैं एक काम करता हूं, तेरी कंपनी की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसको सेल कर देते हैं, असेट्स को सेल करके लायबिलिटी पे कर देते हैं। इसके लिए मैं तुझे एक इंसान देता हूं, एक ऑथोरिटी देता हूं, उसको बोलते हैं लीगल लिक्विडेटर या तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर बोल सकते हो आप। जो क्या करता है, कंपनी की सारी असेट्स को बेचकर लायबिलिटी रीपे करने का काम होता है। एनसीएलटी तो पैसा लेगी, लिक्विडेटर भी पैसा देगा, वो भी पैसा लेगा।
राइट। सो कंपनी को बंद करने के लिए भी पैसे चाहिए, विदाउट दैट यू कैन नॉट क्लोज द बिजनेस। सो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फिक्स कैपिटल परचेस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल परचेस करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को एडवांस करने के लिए और बिजनेस को बंद करने के लिए हर एक जगह पे पैसा चाहिए। बट पैसा चाहिए तो कोई ना कोई सोर्सेज से तो पैसा आएगा ना। मैं मेरी जेब से पैसे लाता हूं, या मैं बैंक से पैसे लाता हूं, या मैं मार्केट में से पैसे लाता हूं, शेयर मार्केट में से इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसे लाता हूं, डिबेंचर्स इश्यू करके पैसे लाता हूं, प्रेफरेंशियल इश्यू कर, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जहां से मैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे कलेक्ट कर सकता हूं, कैपिटल कलेक्ट कर सकता हूं। बट ये सबको बोलते हैं क्या? चाहे वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन, डिपॉजिट्स, कुछ भी है, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 8। दैट इज योर चैप्टर नंबर 8। सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिटेल में डिस्कस की है। उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इंटरनल ट्रेड होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, उसके अंदर अलग अलग टाइप की शॉप्स होती है, स्मॉल शॉप्स, बिग शॉप्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड एंड दैट इज योर एंटायर चैप्टर नंबर 9। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात की, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट की प्रोसेस क्या है, एक्सपोर्ट की प्रोसेस क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए, क्या क्या एफर्ट्स किए हुए, क्या क्या इंसेंटिव्स दिए हुए, हर एक चीज को आपके चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया हुआ है। बट ये 10 चैप्टर का जो भी कंक्लूजन है एक ही चीज में है, किसमें है? सोसाइटी में। बिजनेस शुरू करने वाला कोई भी एक्टिविटी ले लो, आप किसी भी एक्टिविटी को ले लो, या किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने वाला कहां से आता है? बंदा, प्रमोटर। इसको इनिशिएट करने वाला कहां से आता है? सोसाइटी में से आता है। कहां से आता है? सोसाइटी में से आता है। ठीक है, चलो बंदा आ गया, प्रमोट कर लिया, कैपिटल लाएगा वो, चाहे मान लो कि मार्केट में से ला रहा है, चाहे मान लो कि बैंक में से वो कैपिटल ला रहा है, चाहे मान लो कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के पास से वो पैसे ला रहा है। फ्रेंड, रिलेटिव, बैंक कहां से आता है? दे ऑल कम फ्रॉम द सोसाइटी। सर बैंक थोड़ी सोसाइटी से आती है। बॉस, अगर बैंक में सोसाइटी वाले डिपॉजिट्स नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे? दैट मींस बैंक इज आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, पैसे आ गए, नाउ यू नीड टू रजिस्टर योर कंपनी। आपका जो भी फॉर्म है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन देगा कौन? गवर्नमेंट की रजिस्ट्री, गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। अप्रूवल मिल गई, अभी प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा, बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा बंदा, सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। सप्लायर्स कहां से आता है? सोसाइटी में से। रॉ मटेरियल आ गया, अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले लोग कहां से आते हैं? सोसाइटी में से। एम्प्लॉय सोसाइटी में से आते हैं। ठीक है, अभी आपको सेल करना पड़ेगा, सेल करने वाले सेल्समैन कहां से आते हैं? सेल करने वाले सेल्समैन भी आते हैं सोसाइटी में से। ठीक है, सेल्समैन, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सोसाइटी में से आते हैं। बट प्रोडक्ट को परचेस कौन करेगा? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहां से आते हैं? दे आल्सो कम्स फ्रॉम दी सोसाइटी। दैट मींस कंपनी को शुरू करने से, बिजनेस को शुरू करने से लेकर बिजनेस को बंद करने तक हर एक जगह पे सोसाइटी, 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 हर एक जगह पे सोसाइटी है। सोसाइटी के बिना बिजनेस का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड, बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। नो बिजनेस कैन start in isolation and cannot even get operated in the isolation from the society. सोसाइटी से अलिप्त रह के कोई भी बिजनेस ऑपरेट भी नहीं हो सकता और शुरू भी नहीं हो सकता। And that's how society plays a major role for the development of business. अगर सोसाइटी बिजनेस के लिए इतना सारा फेवर करती है, सोसाइटी बिजनेस को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो बिजनेस की भी थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं होती है सोसाइटी के प्रति। अगर माँ बाप हमको जन्म देके हमको बड़ा करते हैं, हमको पगभर करते हैं, तो हमारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना माँ बाप के बतौर। दैट इज कॉल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर पेरेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इज नोन एज social responsibility of business towards society, and today latest word for that is CSR, section 135 companies act 2013 and it is made compulsory now. पहले ये कंपलसरी नहीं था लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए पैसे खर्च करना कंपलसरी नहीं था, बट कंपनीज एक्ट 2013 में अब ये कंपलसरी है। क्या क्या प्रोविजंस है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, कौन कौन से लोग सोसाइटी के पार्ट में इंक्लूड होते हैं, और बिजनेस की हर एक के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। That is your chapter number 11 and that is corporate social responsibility of business. So this is your second word. सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने समझा था ऑर्गेनाइजेशंस।
और दूसरा वर्ड हम लोगों ने समझा था कॉमर्स। दिस इज जस्ट कंक्लूजन ऑफ टू वर्ड्स। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स। सर आपने दो चीजें तो समझा दी, ऑर्गेनाइजेशन समझा दिया और कॉमर्स समझा दिया, बट व्हाट अबाउट द थर्ड वर्ड मैनेजमेंट? ये पूरे 11 चैप्टर्स में 11th के 11 चैप्टर्स आपने बेसिक एक्सप्लेन किए, उसके कंटेंट्स एक्सप्लेन किए, कहीं पे भी मैनेजमेंट का तो नाम और निशान नहीं दिख रहा। सिर्फ दो ही वर्ड्स आपने एक्सप्लेन किए, एक वर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन किया और दूसरा वर्ड कॉमर्स एक्सप्लेन किया। मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं की। चलो तो कर लेते हैं बात। तो मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? मैं मेरा काम दूसरे के साथ अच्छी तरीके से किस तरीके से करवा सकता हूं। मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? इट इज द आर्ट। किस चीज का आर्ट? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आप अपना काम दूसरों के साथ किस तरीके से करवा रहे हो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मान लो, ओके, एग्जांपल देता हूं। क्या मुकेश अंबानी आपके यहाँ जियो का कार्ड देने आए थे? आपके डोर पे बेल बजा के आपको बोला था कि चल भाई ये जियो का कार्ड है, 3 महीने तक मैं मुफ्त दे रहा हूं, तू खरीद ले? नहीं आया था वो। मार्क जुकरबर्ग क्या हमारे डोर बेल बजा के हमको ये बोला था कि यार सर एक काम करो, मैंने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है फेसबुक करके, आप एक काम करो अपने फोन में एंड्रॉइड में ये प्ले स्टोर में जाओ, फेसबुक डाउनलोड कर लो, मेरे लिए धंधा हो जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा? नहीं, ही डिड नॉट कम। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका बिजनेसमैन हमको सीधे सीधा कभी बेचने नहीं आता। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में अगर ट्रस्टी है, ट्रस्टी भी एक भी लेक्चर लेने के लिए कभी नहीं आता। व्हाट दिस पीपल डू? ये लोग क्या करते हैं? दे जस्ट गेट देयर थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, पैसे देकर उन लोगों की सर्विसेज अक्वायर करते हैं और सर्विसेज अक्वायर करके वो खुद के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द मैनेजमेंट। दे आर हैविंग द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। खुद का काम दूसरों के पास अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरीके करवाना, उसको बोलते हैं आर्ट। एंड दैट आर्ट इज कंसीडर्ड एज द मैनेजमेंट। हमारे तुम्हारे पास ये आर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? एंड दैट इज कंसीडर्ड एज द मैनेजमेंट। बट सर अगर वही चीज यहां पे आके अटक जाती है, आपने दो चीज तो समझा ही, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमर्स, आपने 11th के जो 11 चैप्टर्स है, ये दोनों वर्ड्स का ये 11 चैप्टर के साथ कंसर्न तो समझा दिया, बट वेयर मैनेजमेंट इज इन आवर कोर्स, हमारे कोर्स में मैनेजमेंट वर्ड कहां पर है? ये तो आपने समझाया ही नहीं, राइट? क्वेश्चन मार्क, वेयर इट इज इन आवर कोर्स? नॉट टू वरी, इट इज योर एंटायर 12th के 12 चैप्टर्स, 12 के 12 चैप्टर्स मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेड। सो योर एंटायर मैनेजमेंट इज योर एंटायर 12th। और आप आगे जितना भी पढ़ोगे हर एक जगह पे मैनेजमेंट 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 ही होगा, राइट? सो दिस इज कंसिडर्ड 3 वर्ड्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमर्स एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। आई होप ये सिर्फ 3 वर्ड्स को लेकर आप अपने पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स के कंटेंट को समझ चुके होंगे। मैंने आपको चैलेंज दिया था लेक्चर्स की बिगिनिंग में कि आप सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स को समझोगे तो आपका पूरे का पूरा कोर्स कंटेंट रेडी हो जाएगा, एंड आई प्रूव्ड इट। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। You are listening, Dinesh Mistry.